नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला नौकरी के इस हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, आप सबको पता है कि हम सब अपने इस चैनल पर टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय को लेकर के चर्चा करते हैं। साथ ही साथ हिंदी विषय को लेकर के जो भी अन्य परीक्षाएं होती हैं, कहने का मतलब ये है कि जहां भी हिंदी विषय से लेकर के चाहे साहित्य हो या व्याकरण, जहां भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी कुछ चर्चा यहाँ पे करने का प्रयास किया जाता है इस चैनल पे। इस समय खास करके बात हो रही पिछले 2-3 महीनों से उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा होने वाली है टीजीटी की, अभी पीजीटी होने वाली थी, हो चुकी। इसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो चुका। तो साथियों, पीजीटी का एग्जाम हो चुका, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो चुका। अब है 3 से 4 जून को टीजीटी की हिंदी की परीक्षा जो होने वाली है, और साथ ही साथ और विषयों की जो परीक्षा होने वाली 3 से 4 जून का जो आयोग ने डेट दिया हुआ है। तो मुख्य मुद्दा यह है कि अब क्या करें। एक कहावत है हमारे अवध में, काफी बोला जाता है अवध क्षेत्र में, कि दूध का जला हुआ बिल्ली मट्ठे को भी फूंक फूंक यानी छाछ को भी बहुत फूंक फूंक करके पीती है। तो कहने का मतलब यह है कि एक बार जो ठोकर खा जाता है वो आदमी बड़े संभल संभल के अपना कदम उठाता है, अपना हर एक पैर जो है बहुत संभल संभल के उठाता है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, यह बात वह लोग बेहतर समझ रहे होंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी जो उच्चतर आयोग ने करवाया एडेड शासकीय डिग्री कॉलेज में, और जो अभी पीजीटी की परीक्षा 10 मई यानी कल जो है दे करके आए हिंदी की, और 9 मई को अन्य विषयों के लोग जो दे करके आए हैं। वो जब परीक्षा दिए हैं उसके बाद देने के बाद अब एक ही सवाल है कि भाई जो हो गया, लेकिन अब टीजीटी परीक्षा के लिए क्या करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे तक, आप तक पहुंचे होंगे। बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी छात्रों के मन में जिज्ञासा है कि भाई क्या सच में जो पैटर्न बदल गया है क्या आयोग का, या फिर बिना कुछ समझे उसी दिशा में हम तैयारी करते रहें जिस दिशा में पहले कर रहे थे। ये तमाम कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि आगे 3-4 जून वाली जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए क्या उपाय किया जाए कि नौकरी सुनिश्चित हो जाए, ऐसी कौन सी रणनीति बनाई जाए कि हमारा उसमें चयन पक्का हो जाए। इन सब तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के चर्चा करने का प्रयास इस वीडियो में करूंगा आप सबके साथ। तो आप सबसे बात शुरुआत करूं उसके पहले आग्रह है कि यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस पे केवल इस प्रकार के विशेषात्मक एनालिटिकल बातें ही नहीं करते, बल्कि हिंदी साहित्य के सिलेबस को लेकर के लगातार प्रैक्टिस की और तमाम सारी बातें, सार्थक बातचीत पढ़ने पढ़ाने का भी करते हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सहयोग दें, प्रेम दें, और हिंदी से तैयारी करने वाले तमाम हमारे भाई बहनों तक इसको पहुंचाएं जो लगातार सीरियस होकर के पढ़ रहे हैं। अब मुद्दा यह है 3-4 जून को क्या करें। मैं खास करके बात कर रहा हूं अपने चैनल पर हिंदी विषय को लेकर के। मैं चूंकि हिंदी विषय से लंबा जुड़ाव रहा है पढ़ने पढ़ाने का, तो उसको लेकर ज्यादा सहज महसूस करता हूं मैं। लेकिन कुछ बातें कॉमन है जो सभी के लिए लागू होती है, जो 3-4 जून की परीक्षा में अन्य विषय को लोग बैठने वाले हैं उनके लिए भी, कि आखिर क्या रणनीति अपनाया जाए 3-4 जून की परीक्षा के लिए। क्या सच में जो है यह पैटर्न बदल गया है, या फिर जो है अब आगे क्या किया जाए। तो देखिए, बात यह है कि आगे क्या करना है, उसके लिए आपको 2-3 चीज जानना जरूरी है। सबसे पहले कि आगे किस प्रकार की तैयारी की जाए कि आपको अंतिम रूप से चयन मुकम्मल हो पूरी तरीके से। तो 2 बातें महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है आपको, बिना किसी देरी के मैं साफ साफ बताता हूं। एक तो यह बातें करनी पड़ेगी कि चयन बोर्ड का अब तक का एग्जाम कराने का पैटर्न क्या था। दूसरा, जो नया आयोग बना शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसने लोगों को बता दिया कि भाई ये नया आयोग है, नए तौर तरीके से काम होगा इसमें। तो इसकी जो 2 परीक्षाएं हो गई उसको भी आपको ध्यान में रख के चलना होगा। पहले बात करते हैं चयन बोर्ड की। हमने कल के वीडियो में बताया था, आज बता रहा हूं, चयन बोर्ड का इतिहास रहा है हिंदी विषय को लेकर के, सामाजिक विज्ञान के विषय को लेकर के। जहां तक मेरी जानकारी है, अगर 2013 विज्ञापन 2021 को छोड़ दिया जाए तो कट ऑफ 119, 20, 21, 22 ऐसे जाती रही है। केवल 2013 में लगभग 97, 98, 102, 100 के आसपास थी कट ऑफ, और 2021 में भी ऐसे ही कट ऑफ थी। बाकी में चयन बोर्ड का ट्रेंड क्या था यह बताने के लिए मैं केवल नहीं नाम ले रहा हूं। चयन बोर्ड का ट्रेंड इतना ही था कि भाई हिंदी विषय की बात कर रहा हूं कि आदिकाल से 8 प्रश्न आएंगे, सिद्ध साहित्य से 2 प्रश्न, नाथ साहित्य से 1 प्रश्न, जैन साहित्य से 2 प्रश्न, रासों से 1 प्रश्न, ठीक है। फिर आदिकाल की फुटकल रचनाएं हैं, लौकिक साहित्य है, वहां से सब मिला के 8 से 10 प्रश्न आने हैं। तो सबको पढ़ लीजिए, 8 से 10 प्रश्न आपके सुरक्षित हो गए। भक्ति काल में आइए, भक्ति काल में
सगुण निर्गुण है। सगुण में आपको चाहे तुलसीदास की बात करनी हो, निर्गुण में आपकी जायसी कबीर की बात करनी हो, फिर इधर आपको जो है सूरदास की बात करनी हो। ये 4 महत्वपूर्ण आधार थे, इनको पढ़ लीजिए। इनके बाहर प्रश्न अगर भक्तिकाल में बनेगा तो कहाँ से बनेगा, पहले यहाँ से बनेगा। फिर अष्टछाप में पढ़ लीजिए, भक्तिकाल की दार्शनिक पृष्ठभूमि पढ़ लीजिए। आपको 12 से 14 प्रश्न आपके आएंगे, उसमें से आप 12 से 14 में 12-13 प्रश्न करने की स्थिति में होंगे। रीतकाल में बिहारी पढ़ लीजिए, आपको रीतबद्ध रीत सिद्ध मुक्ति घनानंद पढ़ लीजिए, बोधा आलम ठाकुर को पढ़ लीजिए, केशव को पढ़ लीजिए, मतीराम को पढ़ लीजिए, जसवंत को पढ़ लीजिए। इनको पढ़ लीजिए, इनसे बाहर प्रश्न आएगा ही नहीं। कहने का भाव ये था, पूरे सिलेबस में फिक्स होता था चयन बोर्ड की परीक्षा में कहां से कितने प्रश्न आएंगे। तो लोग क्या करते थे, टेक्स्ट बुक पढ़ते थे लगातार, वन लाइनर क्वेश्चन वहीं से पढ़ते थे, उसके बाद उठा करके प्रीवियस ईयर का 2-3 साल का सॉल्व करते थे, रट जाता था, रिपीटेड प्रश्न होते थे, उससे मेरिट भागती थी, 120, 22, 23 होता था। ये तो हो गए जो हुआ। अब क्या हो रहा है, अब नया जो आयोग है वो क्या कर रहा है, लोग कर रहे थे एआई जनरेटेड पेपर है। एआई है कि नहीं उस पर बात कर चुके हैं, और भी बातें होती रहेंगी। मेरा कहने का मुद्दा इतना ही सिर्फ है कि अब वो कर रहा है कि ये रहा सिलेबस हिंदी साहित्य का, ये रहा भाषा विज्ञान का, ये है काव्य शास्त्र का, ये है व्याकरण का, ये है संस्कृत साहित्य का, ये सिलेबस है। 125 प्रश्न बनाने हैं, लेकिन अब उस ट्रेंड पे नहीं बनाना है, उस पैटर्न पे नहीं बनाना है। ये बात मैं कैसे कह पा रहा हूं, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम हुआ उसका प्रश्न उठा के देखिए, लोगों ने कहा भाई 70 प्रश्न तो एकदम हलवा टाइप का था, उठाए यूं और यूं मार दिए। तो कहने का मतलब था कि उसने क्या किया, अभी पीएचडी की परीक्षा हुई, दोनों परीक्षा में कॉमन क्या था, वहां तो बहुत आसान लगने लगा, यहां बहुत कठिन लगने लगा। तो दोनों में कॉमन क्या था, दोनों में कॉमन एक बात निकल के आ रही है कि वह महत्वपूर्ण चर्चित रचनाएं जो रिपीटेड थी उनको छोड़ करके गौड़ रचनाओं पे, छोटे छोटे रचनाओं पे फोकस कर रहा आयोग। अब वह तुलसीदास पे प्रश्न ज्यादा बनाने से बच रहा है, अब वह बल्कि सुंदरदास पे प्रश्न बना रहा है, नंददास पे प्रश्न बना रहा है, छोटे छोटे जिनको पहले पूछे जाते थे। लेकिन जब भक्तिकाल से प्रश्न, हम ही आप होंगे जब भक्तिकाल से बात करते हैं तो सबसे पहले जबान से नाम निकलेगा सूर, कबीर, तुलसी, जायसी, मीरा, इन सब का। नंददास वगैरह को, दादू वगैरह को बड़े बाद में, रज्जब, रैदास वगैरह को बड़े बाद में हम नाम लेते हैं। रैदास चलो तो ले भी लेते हैं संत साहित्य में, बाकियों का नाम हम बड़े बाद में लेते हैं। लेकिन आयोग ने कहा नहीं, ठहरिए, अब प्रश्न पूछने का तरीका हम बदलेंगे। आप जो रिपीट करके रट करके आ जाते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करके, इससे काम नहीं होगा। अब हम पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, गौड़ रचनाएं पूछेंगे। तो ये दोनों में कॉमन रहा। तो कहने का मतलब ये क्या है, अब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं जब आप समस्या को समझ जाएंगे, जब आपको पैटर्न को पकड़ लेंगे, तब जाके 3-4 जून को क्या करना है वो बेहतर ढंग से आप कर पाएंगे। और कम समय बचा है, 20 से 22 दिन बचा है, तब जाकर के आप अपनी स्ट्रेटजी, नई स्मार्ट स्ट्रेटजी बना पाएंगे। फिर जाकर के आपको सिलेक्शन लेना मिल जाएगा आराम से। तो बात यहां तक समझ में आ गई कि यानी ऐसा कुछ नहीं सिलेबस के बाहर आ रहा, आ सब रहा है, लेकिन अब उस पैटर्न पे नहीं क्वेश्चन बन रहा। पैटर्न क्या हो गया कि गौड़ रचनाएं, चर्चित तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, एकदम पढ़ डाले हैं, लेकिन अब क्या करना है, अब आपको गौड़ रचनाओं पे ध्यान देना है। तो अब बात, मुद्दा ये है कि करना क्या है, क्या पीवाईक्यू जो रिपीटेड थे उसे नहीं पढ़ना है, क्या उन्हें नहीं सॉल्व करना है, क्या सिलेबस को नहीं पढ़ना है, क्या रामचंद्र शुक्ल पुस्तक को नहीं पढ़ना है, क्या गोविंद पांडे वाली वन लाइनर वाली जो किताब है उसको नहीं पढ़ना है, क्या बच्चन सिंह वाली पुस्तक को नहीं पढ़ना है, क्या एक और बड़ा कॉमन सा बातचीत आ रही है कि क्या गोविंद चंद्र पांडे वाली जो पुस्तक सरस्वती पांडे वाली हिंदी साहित्य वन लाइनर है, क्या वो अब प्रासंगिक नहीं है, क्या वो अप्रासंगिक हो चुकी है, क्या उसकी प्रासंगिकता खतरे में है क्या। इस पे बात करेंगे, इस प्रश्न को बाद में लेंगे। सबसे पहले करते हैं बात कि करना क्या है, 3 से 4 जून को जो परीक्षा होने वाली उसके लिए करना क्या है। देखिए साथियों, आपको पीवाईक्यू लगानी है, लेकिन पीवाईक्यू की तुलना में एमसीक्यू को ज्यादा तरजीह देना है। मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको ज्यादा तरजीह देना है। अब आप देखिए 20 से 22 दिन पढ़े हुए हैं, आप जो है पुस्तक को पढ़िए, खूब पढ़िए, बिल्कुल बिना घबराए हुए पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप पीजीटी की परीक्षा देखें, असिस्टेंट प्रोफेसर की देखें, सब कुछ उसी में से आया हुआ है, बाहर से कुछ नहीं है।
तरीका बदल दिया। मैंने साफ साफ का एक लाइन पकड़ लीजिए कि चर्चित रचनाएं तो पढ़नी ही है, हमने पढ़ ही लिया, सब पढ़ रहे हैं, अब हो गए आप कॉमन सबके बराबर। आप लीड कहां लेंगे? जब आप गौड़ रचनाओं पे, गौड़ रचनाकारों पे ध्यान देंगे, गौड़ पक्ष पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो आप वहां पे लीड लेना शुरू होंगे। जैसे मैं बात बताऊं कि मैं अपने चैनल पे प्रैक्टिस करवा रहा था, लगातार 2 महीने से करवा रहा हूं, 25% डेली निःशुल्क शाम को मिल जाता 8 बजे, जो लोग भी सब्सक्राइब किए उनको मिल जाता है। ये बात मैं केवल ऐड के लिए नहीं बता रहा हूं, एक बात बता रहा हूं कि उसमें कॉमन क्या था। यदि आप कल की परीक्षा पीजीटी के दे के आएंगे, देखेंगे कि आप जो है इधर आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल, आधुनिक से प्रश्न नहीं आया था, आलोचना उपन्यास से प्रश्न एक एक दो दो आए थे, लेकिन जो लघु गद्य विधाएं थी वहां से प्रश्न ज्यादा आया था। जैसे गद्य साहित्य से प्रश्न खूब आए थे, ठीक है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की रचनाएं हो गई, भदंतानंद कौशल्यायन का हो गया, कुसुम अंसल की रचना हो गई, ये सब गद्य छोटी जो लघु विधाएं जिनको हम मानते हैं ना, गद्य साहित्य जो पीछे हुआ है वहां से आया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब आपको करना क्या है, ये सब कुछ तो पढ़ना ही है, लेकिन छोटी छोटी विधाओं पे, छोटे छोटे गौड़ रचनाकारों पे आपको ध्यान देना है। जैसे जब जब हम आप लोग बात करते दलित विमर्श पे भी अगर बात करें, दलित आलोचकों पे बात करें, तो हम 5-7 जो है दयानंद बटरोही वगैरह जो है उनको, ओम प्रकाश वाल्मीकि वगैरह इनको पढ़ लेते हैं, बाकी कुछ छोड़ देते हैं। इस बार उठा के देखिए पीजीटी का पेपर, एकदम गौड़ आचर्चित जो नाम ज्यादा नहीं सुने होंगे वहां से प्रश्न उठा के पूछ लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तरीका बदलिए, 20 दिन बचा हुआ है, पीवाईक्यू तो खूब सॉल्व करिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए खूब, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करिए जहां से मिले। लेकिन ध्यान रखिए जो छोटे छोटे रचनाएं हैं, गौड़ रचनाएं हैं, उन पे एमसीक्यू सॉल्व करिए, कम समय में यही आपका रामबाण हुआ, यही काम करेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली शाम को 8 बजे 25 प्रश्न आपको मिल जाएगा निःशुल्क, इसी पैटर्न पे मिल जाएगा, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि जो अगला प्रश्न है, 2-3 प्रश्न है कि क्या रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक नहीं पढ़नी है क्या, क्या गोविंद पांडे की पुस्तक प्रासंगिक नहीं है क्या। पहली बात तो देखिए, गोविंद पांडे की पुस्तक का मैं यहां प्रचार नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि मैं लगातार बोलता हूं, जिसने रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह की पुस्तक और गोविंद सरस्वती वाली वन लाइनर पढ़ ली, उसे सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो पढ़ गए थे लेकिन हुआ नहीं, हमारा पीएचडी के पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर खराब हो गया। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, कल की वीडियो में कहा था 90 से 100 के बीच में कट ऑफ जाएगा। अब 90 से 100 का मतलब यह है कि अगर गोविंद पांडे की पुस्तक जो भी जिसने भी पढ़ा था, रचनाएं तो उसमें है ही हैं, अब आप गौड़ रचनाएं छोड़ के भागे जा रहे हैं, मुख्य पढ़ के निकल जा रहे हैं, तो उनमें राइटर लेखक का क्या गलती है भाई। लेकिन फिर मेरा कहना है कि अभी भी इस हालत में भी कोई भी पुस्तक यदि आपको 65 से 70% प्रश्न सॉल्व करवा दे रहा, वस्तुनिष्ठ की बात कर रहा हूं, तो उससे बेहतर पुस्तक मार्केट में कुछ नहीं हो सकती है। इतने टफ के बावजूद भी, चाहे सिस्टम प्रोफेसर चाहे पीजीटी हो, आप उठा के देखेंगे लगभग 80 से 85 प्रश्न जो है आपको गोविंद पांडे वाली पुस्तक से मिलेगा। तो अब आप बताइए, अगर 80 से 85 प्रश्न 125 में एक जगह से मिल जा रहा है, तो इससे ज्यादा किस पुस्तक से मिलेगा भाई, वस्तुनिष्ठ वाले से कहीं नहीं मिलेगा। तो अभी भी वह पुस्तक प्रासंगिक है, वस्तुनिष्ठ के लिए कह रहा हूं, तो उसको पढ़ते रहिए। वो अप्रासंगिक नहीं है कि आप उसको छोड़ के फेंक दीजिए, तो एक जगह इतना मैटर और कहीं वस्तुनिष्ठ में मिलेगा नहीं, आपको डरना नहीं, उसको पढ़ते रहना। दूसरा, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, इन सब जो महत्वपूर्ण टेक्स्ट बुक है, इनको नहीं पढ़ना है क्या, बिल्कुल गलती मत करिए, पढ़ना है, इनको पढ़ते रहिए। ये ऐसी पुस्तकें हैं ना, ये आपको विचार देती हैं, आपको कॉन्सेप्ट देती हैं, आपको आधार देती हैं। सीधे सीधे आपको प्रश्न यदि नहीं आपको कर पा रहे हैं, स्टेटमेंट नहीं आया है, तो आपको इतनी स्थिति में, आपको इतनी हैसियत में डाल देती हैं कि 4 विकल्पों में आप 3 विकल्प काटने की स्थिति में हो जाते हैं। यानी ना करते हुए भी इनडायरेक्टली भी इन पुस्तकों का इतना योगदान है कि आपको नौकरी दिला सकती हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में जो मुख्य मुद्दा है कि करना क्या है, 3 से 4 जून जो 3 हफ्ते बचे हुए हैं, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। रामचंद्र शुक्ल और गोविंद पांडे के पुस्तक को एक रिवीजन जरूर लगा डालिए आप, बिल्कुल बिना किसी इब्बट के। परीक्षा के बाद फिर मिलूंगा आपसे, कहूंगा कि देखिए ये बात मैंने बोली थी, तो आपको उसको एक रिवीजन आपको कर डालना है। जब पहले पढ़े हैं तो आपको एक रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
दूसरा क्या करना है, गोविंद पांडे की पुस्तक इस बार जब पढ़िए, अभी 20 दिन है, यदि आपने पहले से पढ़ा है तो 7 से 10 दिन लगता है, पूरी पुस्तक को घुमा देंगे आप। और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं सिलेक्शन मत सोचिए। फिर इस बार करना क्या है कि आप पुस्तकों को पीछे से पढ़ना शुरू करिए और छोटे छोटे रचनाकारों को, छोटे छोटे लेखकों को, छोटी छोटी रचनाओं को लिख लिख करके पढ़ने की कोशिश करिए। लगातार उसे लिख लिख करके पढ़ने का प्रयास करिए। अभी 20 से 22 दिन है साथियों, मतलब ये मान के चलिए आप सबसे बेहतर रहेंगे। जब परीक्षा हाल से निकलेंगे तो मुस्कुराते हुए अंदर से एक अच्छे कॉन्फिडेंस साथ निकलेंगे। हाँ, टीजीटीवी में मेरा इस बार चयन पॉसिबल है, 100% मेरा चयन होगा ही होगा। तो साथियों, ये रही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज के इस वीडियो में करने के लिए। तो आप सबसे आज के लिए इतना है, मिलूंगा कल शाम 8 बजे 25 प्रश्न नए खंड नए सेक्शन के साथ, अभ्यास के एमसीक्यू के साथ। आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। हम फिर बात करेंगे आगे कैसे किस प्रकार की रणनीति के साथ किस प्रकार के क्वेश्चन आपको लेके आए सामने दें, ताकि आपको अंतिम रूप से चयन हो। आज के लिए इतना ही, अपना खूब ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।